अब ये तुम्हारे चल रहे हैं पढ़। हाँ जी प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी बच्चे आ चुके? ओके प्यारे बच्चों, आप सभी आ चुके हैं तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, ये आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक रहने वाला है जो कि हम पढ़ने वाले हैं खास तौर पे। क्लियर है? आज की क्लास में बेसिकली हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और फोर्थ सेमेस्टर में अगर बात की जाए आपकी क्लास के हिसाब से तो ये आपकी क्लास का एक सेकंड टॉपिक है। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, इस टॉपिक में बेसिकली आप पढ़ने वाले क्या हैं, इसमें आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल फॉर्मेशन के बारे में, मतलब राजनीतिक स्थिति के बारे में। किसके बारे में आप पढ़ेंगे? राजनीतिक स्थिति के बारे में। अब ये होता क्या है, इसको आपको समझना होगा। क्लियर है? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका पहला टॉपिक है वो है कि 18th सेंचुरी में भारत दिखता कैसा था, इकोनॉमिक सिनेरियो के हिसाब से, पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से, इसके अलावा सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से कैसा दिखता था, यानी राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसकी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसके अलावा सामाजिक और उसकी सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। अब एक क्लास में चारों सिचुएशन को, चारों सिनेरियो को समझना, क्योंकि हम ना तो एक दिन की बात कर रहे हैं, ना 4 दिन की बात कर रहे हैं, ना 10 दिन की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम कई सालों की। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा आपकी मैक्सिमम जो लाइफ है वो 100 साल की है, और मैं आपसे कहूँ कि आपको 10,000 सालों का हिस्ट्री यानी पास्ट इवेंट आपको पढ़ना है, क्या 100 सालों की लाइफ में आप 10,000 सालों का इतिहास पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। ऑब्वियसली सी बात है, आप कहोगे नहीं। सेम ऐसे आप समझ रहे हो कि एक क्लास में ये चारों टॉपिक एक साथ हो जाएंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पोर्शन में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 18th सेंचुरी में भारत दिखता कैसा था, क्योंकि उस दौर में हम तो थे ही नहीं, ना मैं और ना आप। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपके दादा परदादा भी नहीं थे 18th सेंचुरी में। तो उस दौर की बात करने जा रहे हैं जिस दौर के बारे में बेटा हमारे दादा परदादा से लेकर हम भी नहीं जानते। तो उस टाइम का भारत कैसा दिखता था, इसको समझना है, पॉलिटिकल सिनेरियो समझना है। तो इसकी कहानी एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होती है, इसको समझना जरूरी होगा। तो ये कहानी स्टार्ट होती है मुगल एम्पायर के क्राइसिस से। किससे स्टार्ट होती है? मुगल एम्पायर के क्राइसिस से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस क्लास को हम छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करेंगे ताकि एक टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। क्लियर है? द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर, इसका मतलब क्या हो गया? साम्राज्य का संकट। हिंदी में क्या बोलते हैं? संकट। ठीक है, इंट्रो के तौर पे देखें तो ये संकट आरंभ कहाँ से होता है, तो देखिए 18th सेंचुरी जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर में नॉर्थन इंडिया यानी उत्तर भारत में एक बैनर था जिसे कहते हैं मुगल एम्पायर। अचानक से मुगल एम्पायर को कुछ क्राइसिस, कुछ संकट का सामना करना पड़ता है। अब आपके मन में तो सबसे पहला सवाल आएगा, भैया संकट का मतलब होता है कि क्राइसिस का मतलब क्या होता है? तो एक राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्राइसिस का मतलब अलग होता है, एक आम व्यक्ति की नज़र से क्राइसिस का मतलब अलग होता है। पहले मैं आपको आम व्यक्ति के नज़र से क्राइसिस का मतलब समझा देता हूँ। देखिए, आम व्यक्ति की नज़र से अगर मैं क्राइसिस की बात करूँ तो वो घर चलाना चाहता है, घर के लोगों की सभी ज़रूरतें पूरा करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। तो इसका मतलब क्राइसिस है उस घर में। ठीक है, ध्यान रखिए। अब कैसे हैं? वो काम कर रहे थे, सैलरी नहीं आ रही, तो ये क्राइसिस है, क्योंकि उसी सैलरी के बेस पर जो परिवार की जरूरत है वो पूरी हो सकती है। अब हम एक, ये तो आपने आम व्यक्ति के नज़रिए से, इंडिविजुअल पर्सन के तौर पे आपने ये देखा कि क्राइसिस का मतलब क्या होता है। लेकिन अब जरा स्टेट के सिनेरियो के हिसाब से देख लेते हैं, एक राज्य की नज़र में क्राइसिस का मतलब क्या होता है। एक राज्य चाहता है
कि राज्य में रहने वाले, स्टेट में रहने वाले जितने लोग हैं वो स्मूथली तरीके से अपनी लाइफ सरवाइव कर सकें, जी सकें, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, उनकी हर ज़रूरत टाइम टू टाइम पूरी हो जाए। इसके अलावा राज्य में रूल करने वाला जो राजा है, किंग है, वो चाहता है कि मुझे ना तो इकोनॉमिक वे में कोई डिफिकल्टीज आए और ना ही रूल रेगुलेट करते हुए यानी शासन चलाते हुए कोई परेशानी आए। लेकिन हो क्या रहा है, 18 सेंचुरी जैसे 17 सेंचुरी का हाफ एंड आपका पोर्शन आ रहा है, यानी यूं समझ लो कि 17वीं शताब्दी जैसे ही खत्म हो रहा है वैसे ही इस एम्पायर को कुछ क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। अब वो वन बाय वन करके क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो क्राइसिस है आपके, ठीक है, वो जो संकट है, वो कौन कौन से संकट है इसको समझ लो। फर्स्ट पोर्शन आपको देखो, एक टॉपिक समझ रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो, इसको समझना जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। कई बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होगी हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने आएगा कि 18 सेंचुरी का जो इंडिया है उसका पॉलिटिकल सिनेरियो बताइए, यानी 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसको आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? अब इसकी स्टार्टिंग आप कहाँ से करोगे, तो इसकी स्टार्टिंग आप करोगे कि 18 सेंचुरी की स्टार्टिंग होती है, यानी इस कहानी की स्टार्टिंग होती है 17 सेंचुरी के एंड में, यानी 17वीं शताब्दी का एंड होना और 18वीं शताब्दी का शुरुआत होना, वहां से कहानी स्टार्ट होती है। तो इस टाइम पर भारत का एक बहुत बड़ा पोर्शन एक एम्पायर, एक साम्राज्य के द्वारा रूल और रेगुलेट किया जा रहा है, जिसे हम कह रहे हैं मुगल एम्पायर। लेकिन 17वीं शताब्दी के एंड होते ही, यानी 17th सेंचुरी के एंड होते होते कुछ क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। कौन कौन से क्राइसिस है ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एम्परर औरंगजेब हैड डिप्लिक्ट द मिलिट्री, यानी कहा जाता है कि मिलिट्री को रिफॉर्म करना पड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कई ऐसे मिलिट्री यानी सेना थे, ध्यान रखिएगा, जिनको रीऑर्गेनाइज करना पड़ा क्योंकि वो आपस में लड़ रहे थे, करप्टेड हो चुके थे एक तरह से। क्लियर है? ये पहली प्रॉब्लम फेस करना पड़ा 17th सेंचुरी के लास्ट में। इसके अलावा दूसरा अगर हम देखें तो 17th सेंचुरी के लास्ट में इस एम्पायर को एक तरह से कह सकते हो कि संकट का सामना करना पड़ा। वो क्या था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर बाय फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर इन द डेक्कन। कहा जाता है कि इस साम्राज्य को, इस राज्य को, इस स्टेट को, इस एम्पायर को जो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो तब हुआ कि एक उत्तर भारत का राजा दक्षिण भारत का राजा बनना चाहता था, मतलब पूरे भारत का राजा बनना चाहता था। अब वहां जाने की चाह में उसने फाइनेंशियल तौर पे बैक टू बैक वॉर करे, कंटिन्यूसली वॉर करने की वजह से, लड़ाई करने की वजह से क्या होता है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो धीरे धीरे देखा जाता है 17वीं सेंचुरी में इस एम्पायर को क्राइसिस इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि वो अपने घर को छोड़कर बाहर की तरफ कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा था। क्लियर है? तो इसका नुकसान उसे उठाना पड़ेगा। तो ये दो आपके आपने स्टेटमेंट पॉइंट देखे जहां आपको क्लियर समझ में आ रहा कि क्राइसिस कैसे स्टार्ट हुई है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कहा जाता है कि इस स्टेट ने, हर स्टेट का एक फंडा होता है, फंडामेंटल थ्योरी जिसे हम लोग कहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप ऐसा करो, पूरे भारत को रेगुलेट करना, ठीक है, मैं आपको इस देश का प्रेसिडेंट बना रहा हूँ, आप इस देश को चलाना है आपको। तो क्या आप सिंगल, अकेले, क्या इस पूरे देश को रूल रेगुलेट कर पाओगे? क्या उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाओगे? तो आप क्या करोगे, आप अपनी पावर, जो कि अभी सारी पावर आपके हाथ में है, आप उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में और उन्हें अलग अलग नाम आप दे रहे हो। सेम ऐसे उस टाइम पर जब इस तरह के क्राइसिस देखने को मिले तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए कहा जाता है कि इस स्टेट ने अपने आप को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दिया था, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। हर एक पोर्शन, हर एक राज्य के टुकड़े को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक पर्सन को दिया गया जो राजा के बिहाफ पर उस पोर्शन को, उस इलाके को संभालेगा और उसे कहा गया गवर्नर। क्या कहा गया? गवर्नर। इसके अलावा इन्हें कई और नामों से जाना जाता है, जैसे कि सूबेदार हो गया, ठीक है, तरफदार हो गया, ये नाम आपके आएंगे, ठीक है, ध्यान के। हाल फिलहाल में आपने थर्ड सेमेस्टर में भी इसे सुना होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर देखें तो ये वो शख्स हैं जो राजा के बिहाफ पर क्या कर रहे हैं, एक छोटे से पोर्शन को, राज्य के टुकड़े को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। अब आप कहोगे भैया इनसे क्या प्रॉब्लम, इससे तो रूल रेगुलेट करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन 17th सेंचुरी के एंड में और 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम बन गई।
क्या बन गए, यही प्रॉब्लम बन गए। मैंने अपनी अमानत आपको संभालने के लिए दी, लेकिन उस अमानत को आप क्या करते हो, उस अमानत को अपना ही समझ लेते हो आप, नहीं समझ पाए, क्लियर है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मैंने कुछ आपको संभालने के लिए दिया कि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्या करा, उसे अपनी प्रॉपर्टी ही मान लिया। हुआ यहाँ पे मुगल एम्पायर के साथ ऐसा ही। जो राजा था उसने कहा कि ऐसा है, आप इधर आइए, आपको एक मैं छोटा सा पोर्शन स्टेट का दे रहा हूँ, आप संभालिए, आपको वहाँ के गवर्नर में नियुक्त कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर कंट्रोल अपना एस्टेब्लिश कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया, और ये क्या बन गया, अब ये वहाँ का किंग बन गया। अब वो कहता है कि भाई मैं आपका पार्ट नहीं हूँ, यानी अपने आप को डिक्लेयर कर दिया फ्रीडम। अब आप सोचो कि भाई मेरी प्रॉपर्टी बिना मेहनत के चली गई। तो हुआ भी ऐसे 17th सेंचुरी में, ठीक है, जो एक थर्ड क्राइसिस, थर्ड पॉइंट जिसे हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, द गवर्नर कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंस, द पीरियोडिक रिमेन्स ऑफ रेवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइन। होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, द गवर्नर कंसोलिडेटेड, ठीक है ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि वो कब्जा कर लेते हैं, देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंस, यानी जिस इलाके पर उन्हें नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था कंट्रोल करने के लिए, पूरी तरह से वो कंट्रोल कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और कहा जाता है कि वहां से राजा को एज अ रेवेन्यू कलेक्ट होता था, रेवेन्यू आता था। अब ऑब्वियसली सी बात है, उस राज्य ने अपने आप को उस बड़े एम्पायर का, उस बड़े स्टेट का पार्ट होने से मना कर दिया कि भाई मैं आपका पार्ट नहीं हूँ, तो रेवेन्यू भी देना बनता नहीं। ऑलरेडी मुगल एम्पायर आप देख रहे हो कि फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा था, किस वजह से, क्योंकि उसने कई लगातार युद्ध कर लिए दक्षिण भारत को एक्वायर करने के लिए, यानी कब्जा करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि अब कहानी थोड़ी और चेंज हो गई है और हालत खराब हो गई है। मतलब यूँ समझ लो भैया कि गरीबी में आटा गिला हो गया आपका, ठीक है ध्यान रखिए। एक तो गरीब हो ही, खाने के लिए वांदे पड़े हुए हैं, आपने बड़ी मुश्किल से आटा मंगाया था कि खाएंगे, उसमें आपने पानी ज़्यादा डाल दिया, अब पी लो, बनाओ ना, ठीक है ध्यान रखिए, समझ में आ गया। तो इस तरीके से मुगल एम्पायर की कहानी अब रही है। ये पहले बेटा इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था, अब उनके बंदों ने ही, यानी उनके गवर्नर ने क्या करा, उनके साथ धोखा कर दिया। क्लियर है, फोर्थ पॉइंट आपको, थर्ड पॉइंट क्लियर है। आगे होता क्या है, और क्या क्राइसिस देखने को मिला। अब मुगल एम्पायर की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, क्राइसिस यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि मुगल एम्पायर के कंट्रोल में रहने वाले जो पीसेंट्स थे, यानी किसान थे, और जो ट्राइबल थे, यानी आम जनता जिसे हम लोग कहते हैं, उन्होंने भी अलग अलग तरीके से क्या करा, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, यानी विरोध करना आरंभ कर दिया। एक और नया क्राइसिस बन गया। भैया अभी तो ये परेशानी झेल ही रहे थे पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से, बाहरी व्यक्ति और घर के अंदर के लोग इनको डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन अब जब घर से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो क्या वो एम्पायर टिक पाएगा, ठीक है ध्यान रखिए। ऑब्वियसली सी बात है बेटा, बाहर वाला क्या कह रहा है, ठीक है, एक सिंपल सी सिनेरियो है, बाहर वाला आपसे क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे आपको इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। लेकिन घर वाले आपको कुछ छोटी मोटी बातें कह दे तो जो कि गलत हो, उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट, ठीक है ध्यान रखिए, अपने घर के अंदर रहना है, उनको डेली देखना है, डेली फेस करना है, ठीक है ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है कि बेटा मुगल एम्पायर में रहने वाले जो उनके कंट्रोल में थे, उन्होंने ही प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, घर के लोगों ने ही खिलाफ, किसके खिलाफ चले गए बेटा, मुगल एम्पायर के खिलाफ चले गए। तो मुगल एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ी और समस्या बन गई। अब इस समस्या में कह सकते हो बेटा चार चांद लगाने का काम किसने कर दिया, औरंगजेब के मरने के बाद कुछ नए किंग आए, और नए किंग क्या थे बेटा, इनकैपेबल थे। कैसे थे, इनकैपेबल। द मुगल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब वर अनेबल टू अरेस्ट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग, यानी कहा जाता है कि औरंगजेब की जैसी मौत हो जाती है, ठीक है ध्यान रखिएगा, तो उसके बाद जितने भी राजा आते हैं वो इनकैपेबल होते हैं। जो ये माहौल है ना क्राइसिस, जो समस्याएं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम इश्यूज देखने को मिल रही है, तो उसको हैंडल नहीं कर पाए, शिफ्ट नहीं कर पाए, ठीक है ध्यान रखिए। एक होता है ना डाइवर्ट करना, ठीक है, आप रूल कर रहे हो तो आप चाहते हो रूल रेगुलेट करना, शासन करना, लेकिन अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि बेटा रूल आप कर ही नहीं पा रहे। क्यों, क्योंकि आपको कोई करने ही नहीं दे रहा, आपको राजा कोई मान ही नहीं रहा। अब यहाँ पर हो यही रहा है
कि मुगल एम्पायर के औरंगजेब के बाद जितने राजा आए उनको राजा मानने से जनता ने भी इनकार कर दिया, गवर्नर ने भी डिनाई कर दिया। इसके साथ साथ उनके जो कैबिनेट यानी कोर्ट जो दरबार होता है राजा का, जहाँ वो फैसला वगैरह डिसीजन वगैरह सब चीज़ें लेते हैं, उन लोगों ने भी उनका प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब सवाल उठता है क्या ऐसी सिचुएशन में क्या इतने बड़े एम्पायर को, ठीक है, ऐसे हालात में संभाला जा सकता है? ऑब्वियसली सी बात है, आने वाले टाइम पे ये कभी ना कभी ये एम्पायर दम तोड़ेगा अपना, और हुआ भी ऐसे। तो शुरुआत हुई इस तरीके से मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की, ठीक है, शुरुआत कैसे हुई मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की। और ये 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल सिनेरियो का एक शुरुआती आपका मोड है, ये स्टेज आप दौर कह सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रही चीज़ बेटा? किसी का कोई डाउट? माला एनीथिंग? ठीक है, ओके। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल सिनेरियो इकोनॉमिक तौर पे अब ओवरऑल एक नतीजा ये निकला कि 17th सेंचुरी के एंड में ये जितने आपने पॉइंट देखे, क्लियर है, ध्यान रखिएगा वन बाय वन करके। जैसे आपने गवर्नर का देखा, क्लियर है, ध्यान रखिएगा, आपने पीसेंट्स का देखा, इसके अलावा मुगल का एम्पायर का आपने देखा। ये जितने भी आपके पॉइंट थे ये आपको क्लेरिफाई कर रहे हैं कि मुगल एम्पायर बहुत बड़ी क्राइसिस में फंस चुका है। अब इसका किसी को फायदा मिलेगा और किसी को नुकसान मिलेगा। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके दो आपके साइड होते हैं। आपकी कुछ एक्टिविटी से या तो आपको फायदा हो सकता है या आपको नुकसान हो सकता है। अब इन क्राइसिस में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? मुगल एम्पायर का। फायदा किसका होगा? जो या तो इसके कंट्रोल में है उनका फायदा होगा कि उन्हें कह सकते हो आजाद होने का एक मौका मिल रहा है। इसके अलावा जो इनके एनिमी थे, दुश्मन थे, उनको भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तीसरे कौन है? वो लोग जो इनके रूल और रेगुलेशन से खुश नहीं थे, उनको फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि 18th सेंचुरी का जो भारत होता है पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है, यानी बहुत तेजी से इसमें बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। अब जरा देखते हैं वो बदलाव है क्या। तो सबसे बड़ा बदलाव ये होता है, ध्यान रखिएगा, जब आपका आएगा बड़े बदलाव के तौर पे देखें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज़ अब कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कि एक तो भाई घर के लोग ही हमारे खिलाफ हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब वो देवदास वाली कहानी आ रही है। पारो ने क्या कहा था? पौवा छोड़ दो, खम्बा छोड़ दो। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, चलो देवदास ने उसे भी छोड़ दिया। फिर पापा ने क्या कहा था? नहीं, पापा ने ये नहीं कहा। गाँव छोड़ दो, गाँव हाँ, छोड़ मतलब जो हरकतें कर रहे हो वो छोड़ दो। ठीक है, ध्यान रखिए। फिर घर वालों ने कह दिया भाई तू घर ही छोड़ दे। तो अब लास्ट में डिसीजन क्या हो? भैया मैं दुनिया छोड़ देता हूँ, ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं। मुगल एम्पायर की कहानी ऐसी चल रही है। अभी घर वाले बजा रहे हैं बेटा। अभी क्या हो रहा है बेटा? ओवरऑल तौर पे देखा जाए तो मुगल एम्पायर की कौन बजा रहे हैं बेटा? घर वाले बजा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन है बेटा? एक उनकी एम्बिशियस चाहत कि वो दक्षिण भारत के किंग बनना चाहते हैं, बार बार बेटा वॉर करना पड़ रहा। दूसरी चीज फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा, तो गवर्नर भी क्या करे बेटा? उन्होंने अपने आप को फ्रीडम यानी घोषित कर दिया, कहा कि भैया अब इस एम्पायर के पार्ट हम नहीं है। वहां से भी बेटा रेवेन्यू कलेक्ट अब नहीं हो पा रहा। क्लियर है? इसके अलावा घर के जो लोग थे पीसेंट्स, ध्यान रखिएगा, ट्राइबल जो थे, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। अब यहाँ तो बेटा घर वाले बजा ही रहे, फिर उसके बाद सोने पे सुहागा हो जाता है बेटा, चार चांद लग जाता है। ध्यान रखिए, जब बाहर वाले कहते हैं भाई हम भी आ रहे हैं दो। बजाने के लिए, तैयार रहिए। अब वो कौन होते हैं बेटा? वो दो बड़े चेहरे होते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में या कह सकते हो 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल सिनेरियो को बदलने में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। वो कौन है बेटा? वो दो शख्स हैं बेटा, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली कह रहे हैं जब घर के लोग आप लोगों की कदर नहीं कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं आपकी कदर करने वाले? कोई ना, अच्छी बात। तो इस तरीके से अब क्या होता है? इन्वेजन होता है, हमला होता है। किसका? नादिर शाह का। नादिर शाह ने भारत पे हमला क्यों किया होगा? आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, और आना भी चाहिए आपको। ठीक है, ध्यान रखिए, आना भी चाहिए। और ये डाउट क्यों उठेगा आपके, कोई आपके ऊपर हमला क्यों करेगा? इसके पीछे दो रीजन होता है।
या कुछ ना कुछ तो चाहत होगी, यानी कोई ना कोई चाहता होगा। जैसे आप देखते हो ना, आप किसी को प्रपोजल देते हो, क्यों देते हो? क्योंकि आप चाहते हो किसी को, ठीक है ध्यान रखिए। ओके, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इन्वेजन हो रहा, हमला हो रहा, किसके द्वारा बेटा? नादिर शाह के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? नादिर शाह के द्वारा। अब नादिर शाह ने क्या किया? नादिर शाह आया भारत को लूटने के लिए, ठीक है ध्यान रखिए। ओके, शिल्पा शेट्टी का गाना सुना आपने, हम आए हैं यूपी बिहार लूटने, सुना है ना? बस ठीक है, ऐसे ही नादिर शाह भी आया बेटा भारत को लूटने, लेकिन दोनों में फर्क है। वो एक छोटे से पोर्शन को लूट रहे हैं, नादिर शाह कह रहा है मैं पूरे को लूटूंगा, पूरे भारत को। उसका लूटने का मेन पर्पज था, इस वजह से आया, उसने लूटपाट की। अब आप तो मान लो बेटा नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा घर के मालिक का, जो अभी फिलहाल घर का मालिक बने हुए हैं, मुगल एम्पायर यानी मुगल किंग बने हुए हैं, उनको नुकसान होगा। अब होता क्या, नादिर शाह लौट के जब गया उसकी कहानी जैसे ही खत्म होती है, उसके कुछ समय के बाद एक और पीछे से भगता हुआ आता है, कहता है भाई भाई मैं रह गया, ठीक है ध्यान रखिए, भगता हुआ आता है, ठीक है ध्यान रखिए, आता है क्या बेटा? भगता हुआ आता है। अब वो आकर क्या कहता है, भाई मैं तो रह गया, मैं तो अभी लूटा ही नहीं, मैंने तो बजाया ही नहीं। तो इस तरीके से अब क्या होता है दूसरे शख्स का नाम होता है अहमद शाह अब्दाली। अब अहमद शाह अब्दाली जो होते हैं, अगर बात की जाए तो बेटा ये नादिर शाह से भी बड़ा खतरनाक होता है। ये कहता है मैं भारत को लूटूंगा तो सही, लेकिन किस्तों में लूटूंगा, EMI के साथ लूटूंगा। आज का मॉडर्न जमाना है ना, हर चीज चाहत पूरी होती है किस्तों के साथ, ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ, ठीक है। कि अहमद शाह अब्दाली जो था, उसने पहली बार हमला किया, जहां जहां मौका मिला वहां पे लूटपाट करके चला गया। फिर जब टंकी खाली हो गई दोबारा आ गया भरने के लिए, ठीक है ध्यान रखिए। दूसरी बार हमला किया, तीसरी बार, ऐसे इतिहास के पन्नों में कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने लगभग 5 बार हमला किया। कितनी बार हमला किया? कब से कब तक? ठीक है, 1748 से 1761 तक। अब इसको स्क्रीन पर आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ, आप कर सकते हैं। कि एक अफगानी रूलर था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था? अहमद शाह अब्दाली, क्लियर है। और जिसने भारत पर हमला किया था अराउंड 5 टाइम्स, और ये टाइम पीरियड था 1748 से 1761, ठीक है। इस तरीके से अगर देखा जाए ध्यान रखिए, ऑलरेडी अंडर सर्वर प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड, अगर देखा जाए तो पहले से ही मुगल एम्पायर जो था, पहले से ही जो मुगल एम्पायर था वो काफी क्राइसिस में था, काफी ज्यादा क्या था? क्राइसिस में था। लेकिन अब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की वजह से ये समस्या और ज्यादा बढ़ गई। क्लियर है बेटा प्रेरणा? क्लियर है? ओके। तो इस तरीके से आप देखते हो कि जो एम्पायर पहले से कमजोर था उसे और कमजोर किसके द्वारा बनाया गया? अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के द्वारा, ठीक है ध्यान रखिएगा। और इसका फायदा फिर किसको मिलेगा? वह रहने वाले नॉबल्स को। किसको मिलेगा? नॉबल्स यानी अभिजात अमीर लोगों को, जो चाहते हैं अपना एक अलग स्वतंत्र देश बनाना या स्वतंत्र राज्य बनाना। अब इसी की वजह से आपको अब यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या? न्यू स्टेट, ठीक है ध्यान रखिएगा। अब क्या आप पढ़ेंगे बेटा? न्यू स्टेट, ठीक है ध्यान रखिए। इमरजेंसी ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है ध्यान रखिए। ओके, अब इमरजेंसी यहाँ पर नहीं है बेटा, इमर्ज है, ठीक है ध्यान रखिए। ओके, हाँ, यानी इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ध्यान रखिए, इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ध्यान रखिए। जो न्यू स्टेट है, नए राज्य जो हैं वो क्या हो रहे हैं बेटा? इवॉल्व हो रहे हैं। थे तो पहले ही, लेकिन ये अलग अलग आइडेंटिटी में अब इवॉल्व होंगे। पहले एक थे, अब अलग अलग हो रहे हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अब सीधी सी सिंपल सी बात की जाए और मोटे तौर पे बात की जाए, ठीक है ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे को ना छेड़े, ठीक है ध्यान रखिए। ओके, तो ब्रॉडली स्पीकिंग द स्टेटस ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है ध्यान रखिए। अगर मोटे तौर पे बोला जाए, आम भाषा में बोला जाए,
18वीं शताब्दी का जो भारत था वो एक ऐसा भारत था राजनीतिक तौर पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा भारत था राजनीतिक तौर पे जो कि बिखरा हुआ था, टूट रहा था, बहुत सारे पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से मतलब चेंज आ रहे थे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हो क्या रहा था, ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि 18th सेंचुरी में जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन होकर 3 कैटेगरी में बटा। कितनी कैटेगरी में बट गया? 3 कैटेगरी में बटा, 3 भागों में बट गया। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब वो कौन कौन से आपकी कैटेगरी थी, ध्यान रखिएगा। पहला था, ध्यान रखिएगा, पहले वो स्टेट जो मुगल प्रोविंस के हिस्से रहा करते थे, यानी आप जिस घर में रहते हो उस घर से ही अब बाहर हो रहे हो। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ध्यान रखिएगा, 3 ओवरलैपिंग ग्रुप जो मुगल एम्पायर को डिफाइन करते थे। पहले वो स्टेट जो कभी कभी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओल्ड मुगल प्रोविंस रहे थे, यानी मुगल ब्रिटिश प्रांत रहे थे, ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, अब यहाँ पे एक शब्द कहा गया जो कि गलत कहा गया, मुगल ब्रिटिश प्रांत, मुगल प्रांत सिर्फ आएंगे हम, जल्द ही ब्रिटिश पर आएंगे। खुश होना जब आपकी गुलामी के दौर स्टार्ट होंगे, जब आपको कोई और कंट्रोल कर रहा होगा, जब कोई और आपको नचा रहा होगा, आपको ही मजा आएगा जब आप किसी और को नचाओगे, ठीक है। तो देखिए, स्टेट दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंस लाइक अवध, बंगाल, हैदराबाद, अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये 3 ऐसे स्टेट थे जो कि पहले आपके मुगल एम्पायर के प्रोविंस माने जाते थे। अब ये डिक्लाइन के बाद 3 नए इंडिपेंडेंट आपके कैंडिडेट के तौर पे बाहर आएंगे और अपनी एक अलग पहचान और एक अलग फेम बनाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, ये कौन थे, कहाँ से आए थे और इन्होंने कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर घोषित किया, अनाउंस किया। क्लियर है, ध्यान रखिए। ओके, अब ये जो आपके स्टेट थे, चाहे वो अवध हो, बंगाल हो या फिर हैदराबाद हो, अवध हो आपका या फिर बंगाल हो या फिर आपका हैदराबाद हो, ये एक्सट्रीमली पावरफुल और क्वाइट इंडिपेंडेंट आपके स्टेट थे, यानी शुरुआत से ही ये शक्तिशाली राज्य रहे थे और शुरुआत से ही, ध्यान रखे बेटा, स्वतंत्र रहे थे, यानी ये अपने डिसीजन खुद लिया करते थे। इनका डिसीजन ही राजा का डिसीजन हुआ करता था, इनका डिसीजन ही क्या होता था, राजा का डिसीजन। जैसे आप अपने घर में इनकम ऑफ सोर्स के मामले में, ठीक है, ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा हो बेटा, नहीं समझ में आया? जैसे आप यहाँ पढ़ तो रहे हो लेकिन साथ में आप कमा भी रहे हो, और एज कंपेयर देखें तो आप घर के हेड से भी ज्यादा कमा रहे हो। आपकी सैलरी एक महीने की 1 करोड़ रुपए, आपकी सैलरी कितनी है, एक महीने की 1 करोड़ रुपए, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, कुछ तो हो गए होंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। हमारी लाली खुश हो गई, ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, चलो, तो इस तरीके से अगर देखा जाए आपकी सैलरी 1 करोड़ रुपए है, तो अगर आप घर में कोई डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, ध्यान रखें, तो असली से बात है, घर वाले आपकी ही सुनेंगे, आपके हेड की भी नहीं सुनेंगे, मतलब आपके मम्मी पापा की भी, दादा दादी की भी नहीं सुना जाएगा। क्यों भाई? इकोनॉमिक सोर्सेज के मुकाबले में आप ज़्यादा पावरफुल दिख लो। ऐसे ये जो स्टेट थे, चाहे वो अवध हो, बंगाल हो या फिर आपके हैदराबाद हो, ठीक है, ध्यान रखिए आप, ये तीनों आर्थिक तौर पे भी स्वतंत्र थे, ठीक है, ध्यान रखिए, और राजनीतिक तौर पे भी स्वतंत्र थे। इसलिए ये कहा जाता था, ब्रिटिश प्रांत में होते हुए भी बिल्कुल एक अलग ही पहचान अपनी रखते थे। बस इन्हें मौका मिला, जैसे कि आपको बताया गया, मौका मिलेंगे तो हम बता देंगे, तो इन्होंने बता दिया, इनको मौका मिला 18th सेंचुरी के एंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंड में मौका मिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। दूसरे स्टेट कौन से थे, ध्यान रखिएगा, वो स्टेट जो कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर, यानी वो राज्य जो कि कह सकते हो कि थोड़ी बहुत उन्हें आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंट मिला था, लेकिन थे आपके ब्रिटिश प्रांत, सॉरी सॉरी मुगल प्रांत के आपके हिस्से में थे। किसके? मुगल प्रांत, ठीक है, ध्यान रखिए, मुगल प्रोविंस जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसके हिस्से में वो आते थे, ध्यान रखें, लेकिन वो थोड़े से दूर रहा करते थे। जैसे ये तीनों स्टेट तो जो आपके थे, ये इनिशियल पार्ट थे, यानी मुगल एम्पायर को अगर डिफाइन करना हो तो इन 3 स्टेट से डिफाइन किया जाता था।
होता है ना कि आपके घर में रहने वाले सभी शख्स से घर की पहचान नहीं होती, किसी एक से होती है। ऐसी मुगल एम्पायर की जो आइडेंटिफिकेशन थी, ये 3 स्टेट थे जो डिफाइन करते थे। क्लियर है? अब यहाँ पर होता कि कुछ स्टेट ऐसे थे जिनका होना और ना होना बात बराबर था, लेकिन फिर भी इनके होने से मुगल एम्पायर काफी पावरफुल था, क्योंकि इनसे भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था। क्लियर है? फिर तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, वो स्टेट ध्यान रखिएगा जो कि इवॉल्व हुए थे अलग अलग ट्राइबल अलग अलग मोटिव से। ध्यान रखिए, इनमें आपके आते हैं मराठास, सिख और अदर लाइक जैसे जट। ठीक है, ध्यान रखिए, जैसे जाट भी कहते हैं आप लोग। क्लियर है? ध्यान रखें, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो जट हैं, और वैसे अगर हिंदी में पढ़ें तो जाट है। क्लियर है? ध्यान रखिए आप। अब ये क्या है, आमतौर पे इन्हें एक तरह की जनजातियां कहा जाता है। अब वो जनजातियां नहीं जो जंगलों में रहती हैं, ये समाज के आसपास ही रहती है, सोसाइटी के आसपास रहती हैं और अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। तो इन्होंने भी अलग अलग पहले इनका स्ट्रगल मुगल एम्पायर से काफ़ी ज़्यादा चलता था, तो इनको भी मौका मिला। जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है, तो ये भी अपनी जो पावर है, अपनी एफिशिएंसी इसको दिखाते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके अपना अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप देखते हैं कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन यानी क्राइसिस का फायदा इन लोगों को मिला। तो आगे बढ़ते हैं। अब वो आपके सामने सवाल आएगा कि जो ओल्ड मुगल प्रोविंस है यानी ब्रिटिश सॉरी मुगल प्रांत जिसे हम लोग कहते हैं, वो कौन कौन से थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये तीनों आपके प्रांत थे। ऑल 3 स्टेट वर फाउंडेड बाय मेंबर्स ऑफ द हाई मुगल नोबिलिटी। यानी ये तीनों जो स्टेट हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो इस्टेब्लिश किए गए थे किसके द्वारा किए गए थे, मुगलों में जो हाई पोस्ट पे रहा करते थे, उच्च पोस्ट पे रहा करते थे, उनके द्वारा ये स्टैब्लिश हुआ था। क्लियर? ध्यान रखिए आप। इनमें अगर बात करें तो सआदत खान ने अवध की स्थापना की थी, और मुर्शिद क्वाली खान, ठीक है, ध्यान रखिए ओके, जिसे काली खान भी कहते हैं, बंगाल के इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया था, और आसफ जहां ने हैदराबाद की स्थापना की थी। क्लियर? ध्यान रखिएगा। अब वन बाय वन करके बात कर लेते हैं। हैदराबाद की कहानी को शुरू करते हैं। तो हैदराबाद वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर एट द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पायर फरुखशिह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी अगर बात की जाए, ध्यान रखिएगा, तो हैदराबाद के इस्टेब्लिशमेंट करने वाले जो शख्स थे, जिनका नाम क्या था बताइए, निजाम उल मुल्क, आगे क्या लगा था, आसफ जहाँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने स्थापना की थी। इतना खतरनाक नाम, हे भगवान, बड़ा पाप हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए ओके। पाप नहीं हुआ है बेटा, पढ़ना है आपको। आप इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास के पन्नों में जो इतिहास है, पास्ट है, अतीत इवेंट्स है, उनको तो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये जो आपके पावरफुल मेंबर थे, ध्यान रखिए, ये फर्रुखसियर के टाइम पीरियड में थे और इनकी वहां पर काफी ज़्यादा चलती थी। कहा जाता है इनका डिसीजन, ठीक है, लास्ट डिसीजन हुआ करता था। तो उस टाइम पे मुगल एम्पायर के तौर पे जो फर्रुखसियर थे, वो भी कहते थे जो मालिक की इच्छा वो हमारी इच्छा। क्लियर है? इस तरीके से आप देखते हैं कि डेक्कन में इनको पहले एक अवध का इनको गवर्नर बनाया गया था। देन उसके बाद इन्हें दक्षिण का गवर्नर बनाया गया। जब दक्षिण का गवर्नर बनाया गया तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो गई, क्योंकि इन्होंने अपना ही किंगडम एक स्टैब्लिश कर लिया। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, जिसे हम आज किसके नाम से जानते हैं, हैदराबाद के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। और इसका कुछ फायदा भी इनको मिला था। क्लियर है? ध्यान रखिए ओके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आसफ जहाँ जो थे, उन्होंने अपने आप को सिक्योर, अपने स्टेट को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए स्किल सोल्जर की व्यवस्था की थी। यानी इन्होंने एक अपनी टीम बनाई थी जिसके अंदर क्या थे, स्किल सोल्जर आपके आते थे। क्लियर? ध्यान रखिए, कौन आते थे, स्किल सोल्जर। क्लियर है? इसके अलावा अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे उन्होंने इंडिया में उनका वेलकम किया जाता था। यानी कहा जाता था कि दक्षिण भारत में रहते हुए भी उत्तर भारत की हर खबर उनके पास रहती थी, और दक्षिण भारत के में क्या करना है क्या नहीं करना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुगल एम्पायर को रिप्रेजेंट वहां पे कर रहे थे। तो दक्षिण भारत में क्या होता है, उन्हें किसी डिसीजन लेने के लिए मुगल एम्पायर से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं थी। वो दक्षिण भारत में क्या करना है क्या नहीं करना, डेक्कन एरिया में क्या करना है क्या नहीं करना, जब वो डिसीजन लेते थे वही डिसीजन किसका हो जाता था, नॉर्थ इंडिया के किंग का हो जाता था, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मुगल एम्पायर यानी फर्रुखसियर का। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया कि ही अपॉइंटमेंट मनसबदार
और ग्रांटेड जागीर, यानी उन्हें मनसबदार नियुक्त करके उन्हें जागीर दी गई थी, यानी राजा ने अपनी एक जमीन का टुकड़ा उन्हें दे दिया था। इसके अलावा उनके पास कुछ सर्वेंट भी थे, ध्यान रखिएगा। ही रूल क्वाइटली इंडिपेंडेंट, ठीक है, विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन। कहा जाता है कि वो डेक्कन एरिया में जब उन्हें जागीर दी गई तो वो आराम से स्मूथली रोल कर रहे थे। मुगल एम्पायर की तरफ से उन्हें किसी तरह की कोई डिफिकल्टीज नहीं थी, क्योंकि उन्हें हर डिसीजन के लिए एडवाइस लेने की जरूरत नहीं थी। उनके एडवाइस को ही लास्ट एडवाइस मान लिया जाता था दिल्ली के द्वारा, यानी वहाँ के मुगल एम्पायर के किंग के द्वारा। द मुगल एम्पायर मेरली कन्फर्म दैट डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय द निजाम उल मुल्क आसफ जहां। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, क्लियर है। इस तरीके से अगर देखा जाए द एम्बिशियस ऑफ निजाम उल मुल्क आसफ जहां टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज। जो निजाम उल मुल्क थे, ध्यान रखिएगा, निजाम उल मुल्क आसफ जहां, उन्होंने खास तौर पे क्या करा था, ध्यान रखिएगा, वो क्यों पावरफुल थे, ध्यान रखिए। उस टाइम पे टेक्सटाइल जिसे हम लोग कहते हैं ना, कपड़ों का व्यापार, वो ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा फेमस था। यानी भारत में हाथ से बनने वाले जो कपड़े थे, ध्यान रखिएगा, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो उस दौर में कहा जाता है कि इस पर उन्होंने कंट्रोल कर रखा था और इसका फायदा आने वाले टाइम पर उनको मिला। ठीक है, ध्यान रखिए। और कहा जाता है कि निजाम उल मुल्क से एग्रीमेंट करने का मेन जो पर्पज था वो क्या था, अंग्रेजों का भी, वो ये था कि भाई रेवेन्यू टाइम टू टाइम आ सके। क्लियर है। अब बात करेंगे अवध की। किसकी बात करेंगे? अवध की। अवध भी जो हैदराबाद की तरह एक प्रोविंस था, जो ब्रिटिश सॉरी मुगल प्रोविंस की तरह ही था। क्लियर है। और कहा जाता है अवध वाज अ प्रॉस्पेरस रीजन, यानी एक फेमस यानी प्रसिद्ध, जिसके अंदर हर चीज फैसिलिटीज मौजूद थी। ठीक है, ध्यान रखिए। रिच एलुवियल गंगा प्लेन था, ध्यान रखिए। अब ये क्यों था? क्योंकि मैंने आपको बताया था अवध जो है वो गंगा किनारे स्थित एक राज्य था। किसी किनारे स्थित था बेटा? गंगा किनारे सिचुएटेड एक लोकेटेड आपका स्टेट था। अब इसका मेन फायदा क्या हुआ? दो फायदे हो गए। उसके आसपास की भूमि उपजाऊ होगी। दूसरी चीज कि जब नदी जा रही है तो ट्रेड करना आसान हो जाएगा, काफी ज्यादा ट्रेड करना आसान हो जाएगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो बंगाल हो गया या फिर हैदराबाद या आसपास के जो आपके स्टेट थे, कहा जाता है उन सबको आसपास में जोड़ने का काम अवध करता था। तो अवध को हम एक चौराहा कह सकते हैं। ठीक है, चौराहा कौन सा होता है बेटा? जो आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। क्लियर है। तो उस लोकेशन की क्या हो जाती है? वैल्यू बढ़ जाती है। तो अवध की भी अगर हम देखें तो वैल्यू अपने आप ही ऐसे ही बढ़ गई थी। क्लियर है। तो इसके जो आपके फाउंडर थे उनका नाम क्या था? बुरहान उल मुल्क ऑल्सो हैड द कंबाइंड ऑफिस, यानी जैसे निजाम उल मुल्क ने जैसे करा था ऐसे ही इन्होंने करा था। इन्होंने कहा था कि सूबेदार बनाए, दीवानी बनाई, ठीक है, फौजदार बनाया, सारे मामले अपने पास रखते थे। अब ये सूबेदार, दीवानी, फौजदार होता क्या है? सिंपल सी बात है, मैं अपने पॉलिट है ना। ठीक है, ध्यान रखिए। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, और जुडिशरी जो उसको क्या करती है, आपको इम्प्लीमेंट, यानी फोर्सफुली वो चल रहा है, कंटिन्यूसली रन अप हो रहा है उसकी, और जो उसे ना माने उसको पनिशमेंट देने का काम। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो ये जो सूबेदारी, दीवानी या फौजदारी है, ये उस टाइम पर अगर आज के टाइम से कंपेयर किया जाए तो ये लेजिस्लेचर है, ये आपका क्या है? जुडिशरी है, ये एग्जीक्यूटिव है, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, और क्या है आपका? विधायक है। क्लियर है, ध्यान रखिए आप। तो कहा जाता है कि सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में थी, जिसे हम लोग बुरहान उल मुल्क कह रहे हैं। क्लियर है, ध्यान रखिए। ओके, दूसरे शब्दों में कहा जाए, इन अदर वर्ड, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ही पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, मिलिट्री अफेयर। कहा जाता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि सभी जो पावर थी, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, फाइनेंशियल पावर हो या मिलिट्री पावर हो, वो एक ही व्यक्ति के हाथ में थी, और वो व्यक्ति कौन था? बुरहान उल मुल्क। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, इस तरीके से अवध का किंग बनने से इन्हें कोई रोक सकता है क्या बेटा? क्योंकि ऑलरेडी एज अ पोस्ट के तौर पे देखें तो ये एक पावरफुल किंग दिख रहे हैं। क्लियर है। तो हुआ भी ऐसा ही है। ठीक है, क्लियर है बेटा? कोई डाउट? तो ही ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर्स। उन्होंने क्या करा कि जो जागीर थी उसको रिड्यूस कर दिया। अब इसके पीछे वजह क्या होती है? देखिए, जब आप पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से राजनीतिक सोच रखते हैं, तो मैं कहता हूँ आप इतने सॉरी बड़े भारत को क्या कंट्रोल कर सकते हो? तो आपका आंसर होगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते।
क्या छोटे से एरिया को कंट्रोल कर सकते हो? तो आपका आंसर होगा हाँ। तो क्या आप ऐसे स्टेट पर रूल करना चाहोगे जहां से कोई प्रॉफिट ना हो रहा हो, हर बार आपको अपोज देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, आपको अपनी ही रिसोर्सेज ज़्यादा खर्च करनी पड़ रही है? तो अब अवध के जो किंग थे बुरहानुल मुल्क, उन्होंने क्या करा कि अवध में इंक्लूड होने वाली जितनी जागीरें थी उनमें से कुछ जागीरें उन्होंने छोड़ दी। इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनसे इकोनॉमिकल लॉस हो रहा था, यानी आर्थिक नुकसान हो रहा था। क्यों? मान लीजिए कि आप एक स्टेट हो और आप एक बड़े से स्टेट के पार्ट हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है, वहाँ से जो रेवेन्यू होगा वो आप बड़े स्टेट को देना। लेकिन जब बड़े स्टेट के पास कोई कलेक्शन आ ही नहीं रहा और वहाँ पे मैंने अपना रिसोर्सेज लगा रखा है, यानी आर्मी है, आर्मी को भी मुझे क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, सैलरी वगैरह देनी पड़ेगी। इसके अलावा वहाँ के लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी पड़ेगी। मान लो कोई हमला करता है तो उससे बचाव करना होगा। तो इन एज ए इनकम ऑफ सोर्स के तौर पे मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, ध्यान रखिए। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरा ही जा रहा है, तो इस तरीके से उसे रखना बेहतर नहीं होगा बल्कि छोड़ना बेहतर होगा। तो इसलिए ही ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागिर्स, यानी उन्होंने अपनी अवध की जो साइज थी उसे छोटा उन्होंने कर दिया। क्लियर है? एंड अपॉइंटमेंट हिज ऑन लोअर समिट, यानी उन्होंने क्या करा, उन जागीरों पर जहां जहां कंट्रोल है, यानी छोटे छोटे स्टेट को मिलाकर क्या बना, एक अवध बना। ठीक है? तो उन छोटे छोटे पोर्शन में अपने ही लॉयल जो आपके सर्वेंट थे उनको अपॉइंट किया गया। मतलब जो राजा के लिए यानी बुरहान उल मुल्क के लिए जान दे भी सकते थे और ले भी सकते थे, ध्यान, क्योंकि ही सीज्ड अ नंबर ऑफ राजपूताना जमींदारी। ठीक है, ध्यान रखिए, उन्होंने क्या करा कि जो राजपूताना जमींदारी थी उसको सीज कर दिया, यानी मना कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिए, ये राजपूताना जो अथॉरिटी रखते थे, ध्यान रखिए, उस अथॉरिटी को अब वापस लिया जा रहा है। क्लियर है? द एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड ऑफ अफगान रोहिला खंड। ठीक है, ध्यान रखिए, कहा जाता है कि उन्होंने खास तौर पे उन जमीनों को एक्वायर करना स्टार्ट करा जो कि उपजाऊ हुआ करती थी। ठीक है, ध्यान रखिए, द स्टेट डिपेंड ऑन लोकल बैंकर्स। कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड में जो स्टेट था यानी अवध था वो लोकल बैंकर्स कौन होते हैं? साहूकार जिन्हें हम लोग कहते हैं ना, जिन्हें आप कभी पैसा ले सकते हो, मतलब बनिए टाइप के बंदे। ठीक है, ध्यान रखिए, ओके। महाजन, वो भी इन्हीं में काउंट होते हैं। तो ये आज के जैसे मॉडर्न बैंक, प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक होते हैं, ऐसे ही आपके लोकल बैंकर्स, महाजन जो होते हैं, ये उस टाइम पे स्टेट को प्रॉफिट दिया करते थे। स्टेट का जो किंग होता था उसको जनता से कोई मतलब नहीं होता था, इन लोगों से मतलब होता था। राजा आता था, कहता था भाई मुझे 5% टैक्स चाहिए, आप कैसे भी लेकर आओ, क्योंकि ये वो शख्स होते थे जो पूरे गांव की इंफॉर्मेशन, पूरे शहर की, पूरे राज्य की इंफॉर्मेशन रखते थे। ठीक है, ध्यान रखिए। अब दिस रेवेन्यू फार्मर्स, ठीक है, ध्यान रखिए, अब इसलिए होता क्या है, आपको देखने को मिलता है कि ये साहूकार जो थे, ये लोकल बैंकर्स थे, ये फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे और इसे हम किस नाम से इतिहास के पन्नों में जानते हैं? इजारेदारी के नाम से। किसके नाम से? इजारेदार के नाम से जानते थे। ठीक है, ध्यान रखिए। अब इजारेदारी होता क्या है, ध्यान रखिए, ये एक सिस्टम होता है रेवेन्यू कलेक्ट करने का अकॉर्डिंग टू लैंड, यानी जमीन के आधार पर। आपके पास जमीन है, मैंने आपको खेती करने के लिए दी और मैं कहता हूँ कि मुझे एनुअली इतना फिक्स अमाउंट चाहिए, आप वो देने के कैपेबल नहीं हो जब मैं आ रहा हूँ अपना टैक्स लेने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, इजारेदारी के अंदर एक रूल है। रूल ये है कि सनसेट जैसी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो सनसेट तक आप क्या कर सकते हो, अपना जो रेवेन्यू है, टैक्स है, वो कलेक्ट करवा सकते हो, यानी जमा करवा सकते हो। ये नहीं कराते तो आपकी ज़मीन को नीलाम कर दिया गया, नहीं आपकी उस ज़मीन पे जो अथॉरिटी थी, मालिकाना हक था, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि कई ऐसे हमें एग्जाम्पल देखने को मिले इतिहास के पन्नों में जहां आप देख रहे हैं कि अवध के अंदर छोटी छोटी जो जमीनें थी, जो जमींदार थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो फार्मर्स थे, पीसेंट जिसे हम लोग कह रहे हैं, किसान थे, उनकी जमीनें सेल कर दी गई, नीलाम कर दी गई। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। और नीलाम का मतलब तो अच्छी तरह से मालूम है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी अगर देखा जाए, ध्यान रखिए, टू पे द स्टेट फिक्स सम ऑफ मनी, लोकल बैंकर्स ग्रांटेड द पेमेंट ऑफ दिस कंट्रोल अमाउंट टू द स्टेट। यानी आप देखते हैं
कि फार्मर से वो कलेक्ट किया करते थे और फिर महाजन जो थे वो राजा को दिया करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब रेवेन्यू फार्मर्स वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इंस्टेंट, यानी कहा जाता है कि जो ये रेवेन्यू था ये फार्मर्स स्वतंत्रता से, यानी जितना देना चाहते उतना दे सकते थे, ऐसा कई लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फिक्स था। क्या था? फिक्स था। अब कहा जाता है कि जो ऐसा नहीं कर पाता था, ध्यान रखिएगा, तो उसकी जमीनें, ठीक है, ध्यान रखिए, कर दी जाती थी, नीलाम करवा दी जाती थी। क्लियर है? ऑल्सो नेवर अ फॉर्मल सूबेदार मुर्शिद कुली खान वर वेकली सीज्ड ऑल द पावर दैट वेंट विद द ऑफिस, यानी कह सकते हो कि जैसे अवध में हो क्या रहा था, इस तरह की जब आपने एक्टिविटी या फिर कह सकते हो माहौल देखा, तो उस माहौल के बिहार पर आपने क्या करा, कि अवध के राजा ने सारी पावर अपने हाथ में एक्वायर कर लिया। क्या करा? अपने हाथ में सारी पावर एक्वायर कर ली। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके पीछे बड़ी वजह क्या थी? करप्शन। ठीक है, ध्यान रखिए। राजा ने कहा है 1 रुपये भी मेरे खजाने में आना चाहिए, लेकिन लोगों से उन्हें कि आपके नाम पर 5 रुपये मांगे जा रहे हैं, 4 रुपये कोई और खा रहा है। ठीक है, जिसे मनी ब्लेंडर के तौर पे देखा जाता है, यानी बिचौलिए जिन्हें हम लोग कहते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिए, क्या कहते हैं? मनी ब्लेंडर के तौर पे कहते हैं। ओके। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि बेटा आप देख रहे हैं कि अवध जो है वो इतना एफिशिएंस कैसे बना। ओके, ये चीज़ें। तो अवध की राह पर कौन कौन चले? देखिए, अवध के नाम पर अगर देखा जाए तो उड़ीसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और जो बंगाल थे उन्होंने भी इसी फॉर्मेट में अपनी जो इजादारी सिस्टम था उसको रखा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अवध का जो सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्ट करने का वो काफ़ी बेहतर तरीके से देखा जा रहा था। क्लियर? ध्यान रखिएगा। ओके। अब बंगाल की बात करें, एज अ रिजल्ट मैनी जमींदार हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंकर्स और मनी लेंडर्स। ठीक है, ध्यान रखिए। कहा जाता है कि बहुत सारे जो जमींदार होते थे, यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है। एक होता किसान, फिर उससे होते हैं बड़े जमींदार, फिर जमींदार के ऊपर कौन होते हैं? आपके ये साहूकार वगैरह होते हैं, और देन उसके बाद उसके ऊपर किंग होते हैं। तो अब होता क्या है, कहा जाता है कि बंगाल में मुगल एम्पायर को किस क्राइसिस का सामना करना पड़ा, कि वो जो जमींदार होते थे ना, वो मनी ब्लेंडर्स जो होते थे या मनी आपके जो कंट्रोलर होते थे उनसे पैसा ले लेते थे, लेकिन देते नहीं थे। उनके बहुत सारे रीज़न हुआ करते थे। क्या रीज़न होते थे? रीज़न ये रहता था कि भाई इस बार फसल खराब हो गई। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, इस तरह के रीज़न हुआ करते थे। इसके अलावा दूसरा रीज़न क्या होता था, भाई क्रॉप आपकी खराब हो चुकी है और जो हमने फसल उगाई है उसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम है, यानी हमने खर्चा किया 5 रुपये और मार्केट वैल्यू उसकी देखी गई है 2.5 रुपये। क्या ऐसी सिचुएशन में इनकम हो पाएगी? तो वो कहते हैं भाई जब इनकम है ही नहीं तो मैं आपको पेमेंट कहाँ से दूँ? तो यहाँ पर वही चीज़ है कि दोज अनेबल टू पे वर फोर्स टू सेल देयर लैंड टू लार्ज जमींदार। कहा जाता है कि ध्यान रखिएगा कि जब इनसे उधारी ली जाती थी, जमींदार वगैरह साहूकार से कोई आपके उधार लेता था, उधारी नहीं दे पाने की वजह से उनकी ज़मीनें क्या होती थी? फोर्सफुली नीलाम करवा दी जाती थी। ये कहानी कहाँ की है? बंगाल की है। कहानी कहाँ की है? बंगाल की। क्लियर है? द क्लोजेस्ट कनेक्शन बिटवीन द स्टेट और बैंकर्स। कहा जाता है कि ये घटनाएं इसलिए घट रही थी क्योंकि इसमें स्टेट का बहुत बड़ा फायदा था। जैसे कमीशन होता है ना, जीएसटी वगैरह, जैसे आप सुनते हो कि 5 रुपए की चीज़ आप खरीदते हो तो एक्चुअल में वो चीज़ 2.5 रुपए की होती है। 2.5 रुपए स्टेट टैक्स लगा देती है। सेम ऐसे ही नीलामी में ध्यान रखिए, जो स्टेट और जो आपके मनी ब्लेंडर जिसे हम लोग कह रहे हैं, या मनी जो कंट्रोलर बैंकर्स है, वो काफ़ी क्लोज रहा करते थे। क्यों? क्योंकि उन दोनों को ही फायदा था इन चीज़ों से। क्लियर है? तो हैदराबाद हो चाहे अवध हो, ठीक है, ध्यान रखिए आप, और बंगाल हो, इसके वो सबूत रहे थे। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से कुछ जमींदार बहुत ज़्यादा अमीर बन गए और कुछ जो किसान थे वो गरीब बन गए। तो ये जो अमीर और गरीब की खाई थी, इसे मुगल एम्पायर दूर नहीं कर पाया और इसका फ़ायदा इन तीनों ने ही उठाया। क्लियर है? तो इस तरीके से आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि 18वीं शताब्दी का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था, राजनीतिक स्थिति क्या थी। अगली क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और बात करेंगे, फिर उसके बाद एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे
यानी इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल कंडीशन, यानी भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी, इस पे हमारी नज़र रहेगी। ओके, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। किसी तरह कोई डाउट अगर है तो आप बता सकते हैं। नहीं? ओके।